हिंदू मुसलमान का इतना पेचीदा सवाल था उस समय, इतना कठिन सवाल था। आज़ाद हमारा देश होने के बावजूद टूट तो गया ना, विभाजन तो हो गया, पाकिस्तान तो बन गया। जितने मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान में गए, उनसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रुक गए। ये भी इतिहास के अंकगणित सबको मालूम होना चाहिए। कम लोग गए, ज्यादा लोग रुक गए, लेकिन पाकिस्तान तो बन गया। अंबेडकर ने आजादी की दहराई इस पर कहा था, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का झगड़ा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का झगड़ा इस देश को तबाह करेगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, संविधान का 52 साल से ज्यादा का विद्यार्थी होने के बाद, कि कांग्रेस ने या किसी पार्टी ने या संविधान सभा ने बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर कोई एहसान नहीं किया। ऐसा भी नहीं था कि एक लंबी सूची थी और बाबा साहब का सबसे अच्छा नाम समझकर उनको सिफारिश के आधार पर बनाया, ऐसा भी नहीं था। यह इतिहास का सच है हिंदुस्तान के संविधान बनाने में, कि यदि अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं बने होते तो 3 बरस में 300 लोगों की सभा हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का संविधान रच ही नहीं सकती थी। पुराने ग्रीस में 3 महापुरुष हुए थे। सबसे पहले हुए सुकरात या सोक्रेटिस, उसके बाद उनके चेले हुए प्लेटो, जिन्हें यहाँ हिंदुस्तान में अफलातून कहते हैं, उसके बाद हुए एरिस्टोटल या अरस्तु। सुकरात सत्य के आग्रही थे। सत्य को लेकर जितनी बड़ी लड़ाई सुकरात ने लड़ी है, सोक्रेटिस ने लड़ी है, जितनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने की है, वो इतिहास में बेमिसाल है। सच की बात से नहीं हटने के कारण उनको जहर का प्याला दिया गया कि जहर पी लो। उन्होंने कहा, मैं जहर पी लूंगा, लेकिन सच के रास्ते से मैं हटूंगा नहीं, सच बोलना मैं छोड़ूंगा नहीं, सच कहना लिखना मैं नहीं छोड़ सकता। सच के वास्ते वो कुर्बान हो गए। मैं अंबेडकर का एक तरह से भक्त हूं। मैं अंबेडकर की बौद्धिकता का कायल हूं। मैं अंबेडकर के अंदर जो वेदना की नदी बह रही है, जो उनके अंदर एक त्रासदी का भाव है इंसान की बर्बादी को लेकर, उनके अंदर जो चुभन है, मैं उससे अपने आप को सराबोर करना चाहता हूं, तो मुझे अंबेडकर को समझने में दिक्कत कम होती है। यहां एक मैं इतिहास की बात करूंगा। दोस्तों, आज 14 अप्रैल है। आज का दिन नए हिंदुस्तान के लिए बहुत खास है। आप में से बहुतों को मालूम है, आज हिंदुस्तान का संविधान बनाने वाले एक महारथी निर्माता का जन्मदिन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहब कहते हैं। जब मैंने नए हिंदुस्तान को जानने की कोशिश की थी, तब काफ़ी पढ़ने लिखने और सोचने के बाद मुझे अपने देश के कुछ ऐसे नायक मिले जिनके विचारों में मुझे कुछ अनुकूलता मिली, और ऐसा लगा कि इनके साथ रहने से मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, विचार करने को मिलेगा, और मैं सही रास्ते पर चलना चाहूँगा। उम्र के लिहाज से अगर चलें तो उनमें हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फिर सुभाष चंद्र बोस, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शहीद आजम भगत सिंह, और समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनके एक साथ रहने से हिंदुस्तान को समझने की अपने अंदर एक तासीर सी उग जाती है। ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान के लिए कुछ ठीक सोच पा रहे हैं। मैं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के योगदान पर आपसे चर्चा संक्षेप में करूँगा। यह विषय तो महासागर की तरह है। चुल्लू भर पानी अगर मेरे हाथ में आ भी जाएगा तो मैं उसमें पूरी बात तो समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन आज उनके बारे में बात करना ज़रूरी है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ किया है। उनके और कई तरह के विचार हैं। वे तो महारथी थे, कई विषयों के पारंगत थे। मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ, तो मैं संविधान तक सीमित रहना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जिन्हें अंबेडकर की प्रतिभा से परेशानी रही है। उनका कहना होता था कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाने में कोई अपना योगदान नहीं किया। उन्होंने तो सभी समितियों और उप समितियों की रिपोर्टों को एकजाई किया और संविधान सभा के सदस्यों के वास्ते बहस मुबाहिसे के लिए उसको पेश कर दिया। उसके बाद संविधान उस बहस मुबाहिसे के बाद बन गया। इसमें अंबेडकर का क्या लेना देना, ये एक उनका कहना हुआ। उनमें से एक भाजपा के पहले सदस्य रहे हैं
देश के नामचीन पत्रकार हैं अरुण शौरी, उन्होंने तो अंबेडकर को लेकर, उनके संविधान के योगदान को लेकर एक किताब लिख दी, वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड्स, यानी हम किसी गलत तरीके के देवता की मानो पूजा कर रहे हैं। उसमें गलत बयानी है, उसमें अतिशयोक्ति है, उसमें कई ऐसी बातें हैं जो अरुण शौरी को नहीं लिखनी चाहिए थी। अब वो भाजपा में नहीं है, अब वो वर्तमान भाजपा नेतृत्व के बहुत कठोर आलोचक हैं, लेकिन ये किताब उन्होंने लिखी। और जब ये किताब उन्होंने लिखी, उसके आसपास वे अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे और उनको ऐसा विभाग दिया गया था जिससे देश की सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को, पब्लिक सेक्टर की संपत्ति को निजी हाथों में बेचने का काम शुरू किया था। मैं उसे तमाशा कहता हूँ, लेकिन तब भी अरुण शौरी की किताब को लेकर भाजपा और संघ के पदाधिकारियों ने उनकी आलोचना नहीं की और उनसे नहीं कहा कि वे अपना बयान वापस लें या किताब को खारिज करें। और जो देश की सार्वजनिक संपत्ति को उस समय बेचने का काम उन्होंने शुरू किया था, एक नदी के उद्गम की तरह, अब वो महासागर की तरह हो गया है। मोदी जी के प्रशासन में आधे से ज़्यादा देश ने, पता नहीं कितना देश सार्वजनिक संपत्ति के रूप में बिक गया है। 15 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर वो बौद्ध धर्म में चले गए थे। जो हिंदू धर्म के प्रवर्तक हैं, जो हिंदू धर्म के प्रस्तोता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो हिंदू धर्म को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं, उसके आधार पर वोट बैंक खड़ा करते हैं, वो लोग बताएं कि अंबेडकर को हिंदू धर्म में ऐसी क्या परेशानी थी। तो जहाँ तक अंबेडकर वोट दिलाने के काम आते हैं, वहाँ तो उनको अपने साथ रखते हैं और बाकी बाबा साहब के विचारों की आलोचना करते हैं, उनको खारिज करते हैं, उनके विचारों को, उन पर चलने की तो बात ही नहीं। इसके कई नाटक हैं। एक सज्जन इन दिनों बहुत प्रसिद्ध है अपने किरदार के कारण, अरविंद केजरीवाल। मैं उनको एक बेहतर आदमी समझता था कि इनकी समझ है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, मैगसेसे अवार्ड उनको मिला है। जब वो गुजरात में चुनाव लड़ने गए तो अचानक वो हिंदूवाद के प्रवर्तक हो गए और धर्म की जय, श्री राम की जय, ये सब नारे लगाने लगे। ये तक कहने लगा कि लक्ष्मी जी की मूर्ति जो है उसका करेंसी वोट में आना चाहिए। और सब करते करते उन्होंने अपने पंजाब के मुख्यमंत्री के सरकारी दफ्तर से पीछे लगी गांधी की चित्र को, मूर्ति, फोटो को हटा दिया और वहाँ अंबेडकर की फोटो लगा दी। इधर अंबेडकर की फोटो लगाई और उन्हीं के मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे राजेंद्र पाल गौतम, वो बौद्ध हैं। उन्होंने अंबेडकर संबंधी समर्थन का कोई बयान दिया तो उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया। तो इस तरह अंबेडकर का इस्तेमाल तो काफ़ी तरह से हो रहा है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को अपनी निजी हैसियत में, निजी हद में रखना चाहते हैं। वो जातीय कारणों में रखते हैं। उनका कहना होता है कि हम जितना अंबेडकर को समझते हैं, हमने जितना भोगा है, अंबेडकर ने उतना भोगा है, हमारे अलावा दूसरा उस पर बोल नहीं सकता। खासतौर पर एक सवर्ण नाम का शब्द जो है, इससे उनको बहुत परेशानी होती है। वो समझते हैं कि सवर्णों ने देश को, इतिहास को गुमराह किया है, बाबा साहब के साथ भी जुर्म किया है, लिहाजा वो लोग बाबा साहब के बारे में मत बोलें। ये एक अलग तरह की अतिरिक्तता है। वो इतने बड़े कद के, इतनी बड़ी शख्सियत के थे कि उनके बारे में नहीं बोलना अपराध है और उनकी उन बारीकियों को नहीं खोजना जो उनके अंदर थी, और ऊपर ऊपर की बात करके अपना अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करना एक अलग बात है। मैं इन दोनों बातों से अलग हूँ। मैं अंबेडकर का एक तरह से भक्त हूँ। मैं अंबेडकर की बौद्धिकता का कायल हूँ। मैं अंबेडकर के अंदर जो वेदना की नदी बह रही है, जो उनके अंदर एक त्रासदी का भाव है इंसान की बर्बादी को लेकर, उनके अंदर जो चुभन है, मैं उससे अपने आप को सराबोर करना चाहता हूँ। तो मुझे अंबेडकर को समझने में दिक्कत कम होती है। यहाँ मैं इतिहास की बात करूँगा। हमारे भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, चीन की सभ्यता बहुत पुरानी है। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि पश्चिमी यूनान की, ग्रीस की सभ्यता बहुत पुरानी है। पुराने ग्रीस में 3 महापुरुष हुए थे। सबसे पहले हुए सुकरात या सोक्रेटिस, उसके बाद उनके चेले हुए प्लेटो, जिन्हें यहाँ हिंदुस्तान में अफलातून कहते हैं, उसके बाद हुए एरिस्टोटल या अरस्तु। सुकरात सत्य के आग्रही थे। सत्य को लेकर जितनी बड़ी लड़ाई सुकरात ने लड़ी है, सोक्रेटिस ने लड़ी है, जितनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने की है,
वो इतिहास में बेमिसाल है। सच की बात से नहीं हटने के कारण उनको जहर का प्याला दिया गया कि जहर पी लो। उन्होंने कहा मैं जहर पी लूँगा, लेकिन सच के रास्ते से मैं न हटूंगा नहीं, सच बोलना मैं छोड़ूंगा नहीं, सच कहना लिखना मैं नहीं छोड़ सकता। सच के वास्ते वो कुर्बान हो गए, खत्म हो गए, अपने आप को मार लिया, लेकिन हटे नहीं। उनके शिष्य थे प्लेटो, जिन्हें अफलातून कहते हैं। प्लेटो ने एक राजनीतिक विचारक के रूप में एक शब्द दिया कि राज्य कैसे होना चाहिए। उन्होंने कहा राज्य में जो राज्य तंत्र है, शासन तंत्र है, वो उसको रिपब्लिक शब्द नाम का उन्होंने ईजाद किया। कहा रिपब्लिक होना चाहिए, गणतंत्र। और वो सुकरात के शिष्य थे। उनकी राजनीति शास्त्र को बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद हुए अरिस्टोटल। अरिस्टोटल तकनीकी रूप से प्लेटो के शिष्य नहीं थे, लेकिन उनके बाद हुए। और अरिस्टोटल बहुआयामी थे, कई विषयों के महारथी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। अब इन तीनों का योगदान जब हम एक साथ मूल्यांकित करते हैं यूनान के इतिहास को बढ़ाने में, इतिहास पुत्रों के रूप में, तो भारत में एक ऐसा समय आया था जब एक के बाद एक, लेकिन एक के साथ एक, तीन महापुरुष आए जिन्होंने हमारा वैचारिक इतिहास लिखा, जिन्होंने हमारा संवैधानिक का विचार का इतिहास लिखा, जिन्होंने देश के भविष्य का इतिहास लिखने में अपनी अपनी तरह से योगदान किया। एक दूसरे से समर्थन में रहना आवश्यक नहीं था, एक दूसरे के खिलाफ रहना भी आवश्यक नहीं था। इनमें उम्र के लिहाज से सबसे बड़े हुए गांधी। गांधी जी सत्य के उपासक थे, जैसे सुकरात थे। गांधी सत्य के रास्ते से नहीं हटे। उनसे बड़ा सत्य का अन्वेषक हमारी शताब्दी में हालिया इन दिनों में कोई हुआ नहीं। और इस कारण उनको जो झूठ के सरताज हैं और जो हिंसक लोग हैं, उन्होंने गोली मार दी और गांधी की हत्या हो गई। गांधी के बाद में उनके शिष्य थे, जिस तरह सुकरात के शिष्य प्लेटो थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भी एक बड़े राजनीतिक विचारक थे। वो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो संविधान सभा के मुखिया थे, वो देश की आज़ादी के एक बहुत बड़े किरदार थे। नेहरू ने हमारी अब संविधान सभा बैठी, जिसमें भारत के लोगों ने 300 लोगों का चुनाव किया और 3 साल तक बहस मुबाहिसे के बाद में हमारा संविधान उस सभा ने बनाया। उसमें नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को अपना एक भाषण दिया, एक स्वप्न राजकुमार की तरह, जैसे राजकुमार शब्द तो गलत है, एक दार्शनिक की तरह उन्होंने भाषण दिया कि हिंदुस्तान का संविधान क्या होगा, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो कैसे बनेगा। एक रेखांकित किया सपना, और वो सब एक साथ बोलकर, उनके पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था या कोई रटा हुआ बयान नहीं था, बहुत विद्वान थे, बोल गए। और उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम अपने देश में एक संवैधानिक रिपब्लिक बनाएंगे। ये शब्द उन्होंने कहा तो लगा जैसे प्लेटो को दोहरा रहे हैं कि हम भी अपने देश में एक रिपब्लिक बनाएंगे। उसके बाद आए अम्बेडकर। नेहरू ने जब कहा कि वे अपने देश में रिपब्लिक बनाएंगे, उसके 4 दिन बाद संविधान सभा में अम्बेडकर का भाषण हुआ। अम्बेडकर ने कहा कि जवाहरलाल जी ने यह कहा कि अपने देश में रिपब्लिक बनाएंगे, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, प्रजातंत्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी तो ज़रूरी है बोलने के लिए। तब नेहरू ने समझाया कि नहीं, रिपब्लिक कहने से डेमोक्रेसी उसमें शामिल होता है। सभापति राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा कि हमारे देश में पहले रिपब्लिक थे, सदियों पहले, 2000 साल पहले छोटे छोटे गांव गणतंत्र थे, हम जिन्हें रिपब्लिक कह सकते हैं, वह रिपब्लिक थे। और सब मिला करके वो एक हुकूमत चलती थी, वो बड़े राजाओं की चलती थी, नवाबों की चलती थी, मुगलों की चलती थी, औरों की चलती थी, लेकिन रिपब्लिक कहीं न कहीं थे। लेकिन पहली बार भारत में 2000 साल के बाद एक ऐसा रिपब्लिक बनने जा रहा है पूरे देश में, जो एक रिपब्लिक के तहत पूरा हिंदुस्तान चलेगा, और उस रिपब्लिक के सबसे बड़े जो किरदार होंगे, मुखिया होंगे, उनका चुनाव किया जाएगा। यहाँ जानना ज़रूरी है कि अम्बेडकर संविधान सभा में आए कैसे। तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। जो आजकल बांग्लादेश है, वो पूरी बंगाल था। पूरी बंगाल से मुस्लिम लीग की मदद से और किसी पार्टी की मदद से नहीं, अम्बेडकर को संविधान सभा के वास्ते चुना गया। लेकिन जब तक उनको चुना गया, उसके तत्काल बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और ईस्ट बंगाल हमारे हाथ से, हिंदुस्तान के हाथ से निकल गया, वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। तो अम्बेडकर का जो चयन हुआ था
ईस्ट बंगाल से, उसका कोई मायने नहीं रहा। तब उसके बाद कांग्रेस ने नेहरू के कहने से, गांधी के कहने से, पटेल के कहने से, औरों के कहने से मिलजुल कर अम्बेडकर की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें बम्बई प्रदेश से कांग्रेस की मदद से संविधान सभा में लाया गया। जब उनको लाया गया और कहा गया कि आपको प्रारूप समिति, जो असल समिति है, बुनियादी समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी, हम आपको उसका चेयरमैन बनाएंगे, तब अम्बेडकर ने कहा था ऐलानिया कि भाई मैं तो यहाँ आया था कि अपने दलित भाइयों की मदद करूँगा, जो सदियों से जातिवाद से पीड़ित हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मैं उनके वास्ते उनकी आवाज़ उठाने यहाँ आया था। लेकिन आप लोगों ने मुझे पकड़कर प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया। अब बना दिया तो काम तो मैं ईमानदारी से करूँगा, लेकिन मैं ये सोचकर यहाँ आया नहीं था। और उसके बाद अम्बेडकर ने उस काम को अपने हाथ में लिया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, संविधान का 52 साल से ज़्यादा का विद्यार्थी होने के बाद, कि कांग्रेस ने या किसी पार्टी ने या संविधान सभा ने बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर कोई एहसान नहीं किया। ऐसा भी नहीं था कि एक लंबी सूची थी और बाबा साहब का सबसे अच्छा नाम समझकर उनको सिफारिश के आधार पर बनाया, ऐसा भी नहीं था। यह इतिहास का सच है हिंदुस्तान का संविधान बनाने में कि यदि अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं बने होते तो 3 बरस में 300 लोगों की सभा हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का संविधान रच ही नहीं सकती थी। उनका प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनना इतिहास की अनिवार्यता थी, क्योंकि अम्बेडकर निर्विकल्प थे। उनका कोई विकल्प ही नहीं था जो उनकी जगह को ले सकता था। इस बात को जो बड़े नेता थे उस समय आज़ादी की लड़ाई के, इस बात को समझते थे। अम्बेडकर आज़ादी की लड़ाई में नहीं थे, लेकिन एक तरह की बौद्धिक लड़ाई में थे। वो जितने पढ़े लिखे थे, जितना उन्होंने ज्ञान हासिल किया था, जितना दुनिया को उन्होंने समझने की कोशिश की थी, और हिंदुस्तान के भविष्य मूलक इतिहास को लिखना, हिंदुस्तान के भविष्य के कंटूर रेखाओं को बनाना केवल अम्बेडकर के बस की बात थी, ऐसा लोग समझते थे। और इस कारण अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने का मतलब यह है कि 3 साल तक चली पूरी कार्रवाई को अम्बेडकर ने संचालित किया, नियंत्रित किया, मार्गदर्शित किया, मदद करने की कोशिश की, और कई प्रस्तावों को उन्होंने ठुकराया, कई को संशोधित किया, कई को नया लिखा, सब कुछ किया। पूरी संविधान सभा की एक अजीब सी स्थिति है। मित्रों, याद रखिए, हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। उसके पहले हम 26 नवंबर 1946 से, नहीं, 9 दिसंबर 1946 से हम संविधान रचने का काम कर रहे थे और 26 नवंबर 1949 को पूरा किया। तो जब हमने संविधान रचने का काम शुरू किया भारत ने, तब हम एक गुलाम देश थे। हम आज़ाद हो गए। फिर आज़ाद होने के बाद भी हम अपना संविधान बनाते रहे, और हमारी आज़ादी के जश्न के बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को जाके पूरा हुआ। इस अलग तरह के संविधान में, जिसमें कि गुलाम देश भी बना रहा था, आज़ाद देश भी बना रहा था, उस प्रक्रिया में जो 3 साल लगे, हमने 90,000 शब्दों का संविधान बनाया। और जिस अमेरिका से हमने संविधान में मूल अधिकार लिए हैं, एक तरह से सीखा है, वहाँ केवल 7,000 शब्द हैं। और जिस इंग्लैंड से हमने पूरे संविधान की बहुत सी मालूमात हासिल की है, प्रेरणा ली है, वहाँ तो लिखित संविधान ही नहीं है, अलिखित संविधान है। तब हमारा संविधान कैसे बनता? संविधान बनने की रचना प्रक्रिया में हम लोग कई बार जोश में आके कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो इतिहास सम्मत नहीं होती हैं। उन लोगों में जो संविधान बना रहे थे 15 अगस्त 1947 के पहले, तो वो जेल चले जा रहे थे। बहुत से जो हमारे आज़ादी के लोग योद्धा थे, और बाद में भी वो बहुत से और राजनीतिक कामों में लगे रहे। तब अम्बेडकर के पास एक छोटी टीम थी, 5-7 लोगों की। याद रखो विद्यार्थियों के विद्यार्थियों, उस 5-7 सदस्यों की छोटी टीम ने हिंदुस्तान के संविधान का बुनियादी ढांचा तैयार किया। लेकिन ये छोटी समिति थी क्या? अब जब उस पर आप नजर डालें तो कुछ अजीब से मालूमात हासिल होते हैं। उसमें एक थे सर अलादी कृष्णन स्वामी अय्यर।
उसमें एक थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, उसमें एक थे वीटी कृष्णमाचारी, उसमें एक थे सर BN राव। ये सब के सब अंग्रेज युग की जुबान में सर थे, नाइट थे, इनको नाइटहुड से नवाजा गया था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक नहीं थे। इनके साथ साथ कई मुद्दों पर KM मुंशी जी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भी आते थे, कुछ एक दो लोग और आते थे। एक SM मुखर्जी थे जो ड्राफ्ट लिख रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर खुद भी लड़ाई में नहीं थे, लेकिन ये उनके सहायक थे। जब इन लोगों ने संविधान बनाया तो इनका एक नजरिया था संविधान को बनाने का। वो नजरिया आज़ादी की लड़ाई के लड़ने वाले योद्धाओं से बिल्कुल अलग था। उन दोनों के बीच में संतुलन बिठा के अंबेडकर थे जो भारत का संविधान बना सके। और जब नए सवाल खड़े होते थे, पेचीदे सवाल खड़े होते थे संविधान के मकसद के, उसके व्यवहार के, उसके भविष्य के, उसके विस्तार के, उसके लचीलेपन के, उसकी कठिनाइयों बुराइयों के, तब केवल बाबा साहब थे जो पूरे यूरो अमेरिकी संविधानों का अध्ययन करके उसका निचोड़ जब संविधान सभा के सामने रखते थे तो लगता था जैसे कोई गुरुकुल की क्लास चल रही है। लगता था जैसे बड़े बड़े लोग केवल उनको सुनने आए। लगता था केवल वो क्लास चला करके संविधान के विद्यार्थियों की तरह सबको समझा रहे हैं कि संविधान देश का होता क्या है। और कहते भी थे कि जो आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं ये तो मुझसे भी ज़्यादा विद्वान है, ये मुखर्जी साहब ने मुझे बहुत योगदान किया है, BN राव साहब ने मुझे संविधान बना के दिया है। ये सब करने के बाद भी अंबेडकर की जो प्रतिभा थी उसको चुनौती भी मिलती थी। जिस प्रतिभा को चुनौती के जंगलों से गुजरना नहीं होता वो राजपथ पर नहीं चल सकती। अंबेडकर इस बात को अच्छी तरह समझते थे। याद रखो संविधान के विद्यार्थियों, कुछ नाम तुमको कभी बताए नहीं जाते, संविधान की टीकाओं में ये नाम आते नहीं हैं। कभी कभार कहीं न कहीं रेफरेंस के बतौर ऐसे आ जाते होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन ये वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक थे जो पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से, अपने ज्ञान की वजह से, अपनी देशभक्ति के साथ उठ के खड़े होते थे और सवाल करते थे। और बाबा साहब से, अंबेडकर से जिन्होंने जिरह की, ये वो नाम है प्रोफेसर KT शाह का, दामोदर स्वरूप सेठ का, RK सिद्धवा का, शिवलाल सक्सेना का, ठाकुरदास भार्गव का, पंजाब राव देशमुख का, जसपत राय कपूर का, हृदयनाथ कुंजरू का, काजी करीमुद्दीन का, मौलाना हसरत मोहानी का, नजीरुद्दीन अहमद का, महावीर त्यागी का। इन सब नामों के साथ अंबेडकर की जब चोंच लहाई होती थी और बहस होती थी, अगर आप उस बहस को पढ़ें, ये कैसे सवाल करते थे और कैसे अपनी बातें कहते थे और किस तरह बाबा साहब उसका जवाब दे करके संविधान को ऊंचाइयों तक ले जा रहे थे। हम तो इसको पढ़ते नहीं हैं। हमको तो लगता है कि जो लिख दिया गया उस पर हाथ उठा दिए गए और वो पास हो गया, ऐसा थोड़ी था संविधान। उस संविधान की पूरी कार्रवाई को अगर आप पढ़ेंगे, और आज जो लोकसभा में कार्रवाई चल रही है, जिस तरह के नेता लोकसभा में हैं या राज्यसभा में हैं या विधानसभाओं में हैं, इनसे तुलना मत करिए। हम पतन के रास्ते पर गिर चुके हैं, हम बौद्धिक पतन के रास्ते पर बहुत नीचे आ गए हैं। मैं आपको बौद्धिक ऊंचाई के क्वथनांत तक ले जा रहा हूं। अगर उस बहस को आप पढ़ें, अंबेडकर की सबसे बड़ी बात थी, जो उनके समर्थक हैं उस बात को समझें, बाबा साहब ने कभी भी मुशायरा लूटने की शैली में कोई काम नहीं किया। ये अंबेडकर का बड़ा दिल था, ये उनकी उदारता थी कि जो कुछ वो करते भी थे उसका श्रेय दूसरों को देते थे। वो कभी नहीं कहते थे कि ये काम मैंने किया है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कुछ ऐसे भी मौके आए जब अंबेडकर ने अपनी निजी राय को, जो उनके मन की बात थी, आज वाली जो मन की बात है वैसी नहीं, उनके जो मन की बात थी, उसको उन्होंने सामूहिक राय के नीचे दफन कर दिया। सच्चा लोकतंत्र वो है, सच्चे लोकतंत्र का मसीहा वो है जो देश की भलाई के नाम पर, देश के भविष्य के लिए, देश की जनता के वास्ते और तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी निजी राय पर जबरदस्ती लोगों को लाने की कोशिश न करके अपनी निजी राय को एक तरह से बर्खास्त कर दे, दूसरों की बात को ओढ़ ले अपने सिर पर और इतिहास को आगे चलाने की कोशिश करे। बाबा साहब की इस महानता कितने लोग जानते हैं?
सबसे कठिन काम हमारे संविधान में है, जो उसका हृदय स्थल है, बाबा साहब ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं, संविधान के जो बड़े बड़े टीकाकार हैं वो सब लिखते हैं कि हमारे संविधान का नब्ज, उसकी जो है, उसका जो केंद्र बिंदु है, उसका जो दिल धड़कता है, वो अनुच्छेद 21 में है, जहां मनुष्य को जीने का अधिकार दिया गया है कि उसको जीने का अधिकार होगा और गरिमा के साथ, इज्जत के साथ, उसके साथ जीने का अधिकार होगा। वो मुख्य है, वो सरकार छीन सकती है। अगर कोई सरकारी कानून बनता है, अगर कोई सरकारी अधिनियम बनता है और जनता के अधिकार छीने जाते हैं, कुंठित किए जाते हैं, कमतर किए जाते हैं, संशय में डाले जाते हैं, तो हम उसके खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं और मंचों पर जा सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन ये तय हुई बात, अमेरिका के संविधान से लेकर के तय हुई ये बात कि कोई भी सरकार किसी नागरिक के अधिकार को अगर लेगी तो उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून का जो रास्ता है, उसको अख्तियार करके वो ले सकती है, अन्यथा नहीं ले सकती। ये मुहावरा बहुत महत्वपूर्ण है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमारे भारत में अंबेडकर ने जब अपना नोट लिखा, तब उन्होंने लिखा कि जनता का कोई भी अधिकार सरकार बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के नहीं ले सकती। तब ऐसी स्थिति आई और वो पास होने जा रहा था। मैंने कहा ना आपसे कि 4-5 ऐसे लोग थे जिनके पास सर की उपाधि थी, नाइट थे अंग्रेज सरकार के, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे। और जब जलियांवाला कांड हुआ, गोली कांड, अमेरिका के या इंग्लैंड के लोगों ने हमारे भारतीय नागरिकों को जलियांवाला में कत्ल किया, मारा, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसी सर की उपाधि को वापस कर दिया था। तो ये जो सर के उपाधि वाले 4-5 थे, उसमें संविधान के सलाहकार थे BN राव। जब ये पास होने जा रहा था संविधान सभा में, तब BN राव ने दखल दिया और कहा, मैं फेलिक्स फ्रैंकफर्टर, जो वहाँ के सबसे बड़े जज हैं अमेरिका के, उनसे सलाह करने गया था कि हम हिंदुस्तान के नागरिकों के अधिकार को छीनेंगे तो उनको क्या रिलीफ, अनुतोष हम दे सकते हैं ताकि उनको लगे कि उनके अधिकार छीने नहीं गए हैं और सरकार भी चली। तो हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिका में है, हमने इसकी नकल मारी है, हमने अपने यहाँ इसको लिख लिया है। तब फेलिक्स फ्रैंकफर्टर ने उनको एक बारीक बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे अमेरिका में, इंग्लैंड में और कई जगह तो संविधान सदियों से है, हमारा व्यवहार संविधान के अनुसार जनता का ढल चुका है। अभी आप आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हो, अंग्रेज हुक्काम के खिलाफ जोश में है आप, आपके यहाँ काफ़ी उन्माद है इस वक्त जनता का, और अगर आप इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर देंगे तो उसी उन्माद के कारण, देशभक्ति की रौ में बहने के कारण, अंग्रेज सरकार से गुस्से के कारण, जैसे कि आप संविधान की बारीकियां भी ले रहे हैं, जनता इतने मुकदमे करेगी, हर मामले में सरकार के खिलाफ मुकदमा करेगी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो मुकदमों से लद जाएंगे, सरकार का काम चलना मुश्किल हो जाएगा। आप अमेरिका की नकल मत करिए, आप एक परिपक्व लोकतंत्र अभी नहीं है, जब बनेंगे तब देखा जाएगा। तो अभी आप उसकी जगह लिखिए कि आपका अधिकार छीना जाएगा, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कानून के जरिए जो प्रक्रिया बनाई जाएगी उसके तहत छीना जाएगा, वरना नहीं छीना जाएगा। अब दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कुदरती कानून भी आता है, करुणा का कानून भी आता है, न्याय का कानून भी आता है, सुनवाई का अधिकार भी आता है, मानवता का अधिकार, ह्यूमन राइट्स भी आते हैं। एक व्यापक दार्शनिक विषय है। ड्यू और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब है कि जो लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा, संसद जो अधिनियम पारित करे, उन अधिनियमों में बहुमत के आधार पर पारित अधिनियम में यह लिखा हुआ होगा कि सरकार किस मुद्दे पर जनता के किस अधिकार को कम कर सकती है। ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन बाबा साहब ने बहुत दुख के साथ एक बात कही थी, उस बात को इतिहास में लोग बताते नहीं हैं, और लोगों ने तो मंजूर कर लिया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हम नहीं लेंगे और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ रखेंगे। ये अम्बेडकर थे जिन्होंने कहा कि मैं इस बात को समझ नहीं पाता कि करना क्या चाहिए। मैं भविष्य के मंत्री परिषदों पर भरोसा नहीं कर सकता कि वे जनता के अधिकार नहीं छीनेगी। हो सकता है, मुमकिन है वो छीने, लेकिन मैं भविष्य के सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं कर सकता कि 5-6 काले कोट पहने जज किसी बंद कमरे में बैठकर हिंदुस्तान का इतिहास लिख दें और हमें उसको मानना पड़े। अम्बेडकर ने कहा था, याद रखो मित्रों, कि एक तरफ तो कुआं है, दूसरी तरफ खाई है।
राजनीतिज्ञों का सामूहिक विवेक और न्यायपालिका का सामूहिक विवेक, ये दोनों हिंदुस्तान को आगे चलाने के वास्ते अगर बढ़ते हैं और अगर इनसे कोई गलती होती है तो ऐसी स्थिति आएगी कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अंबेडकर ने कहा था कि मैं इस बात का फैसला नहीं कर सकता, ये बहुमत फैसला करे, आपको जिस तरह करना है आप करें, लेकिन इसमें मेरी सहभागिता को आप शामिल मत करें। हमारे देश में आजकल क्या हो रहा है, तब भी क्या हो रहा था जब संविधान बन रहा था, हम तो उसी हालत में हैं। हिंदू मुसलमान का इतना पेचीदा सवाल था उस समय, इतना कठिन सवाल था। आज़ाद हमारा देश होने के बावजूद टूट तो गया ना, विभाजन तो हो गया, पाकिस्तान तो बन गया। जितने मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान में गए, उनसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रुक गए। ये भी इतिहास के अंगणित सबको मालूम होना चाहिए। कम लोग गए, ज्यादा लोग रुक गए, लेकिन पाकिस्तान तो बन गया। अंबेडकर ने आज़ादी की दहराई इस पर कहा था, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का झगड़ा, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का झगड़ा इस देश को तबाह करेगा। मैं कहना चाहता हूं बहुमत से, बहुसंख्यक लोगों से, कि अल्पसंख्यक लोग जो हैं ये भयंकर विस्फोटक पदार्थ की तरह हैं। अगर ये फटेंगे तो सारे राजकीय ढांचे को तहस नहस कर देंगे। और जो अल्पसंख्यक है उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में सदियों से रहने के बावजूद सभ्यता और संस्कृति के लिहाज से कब तक आप अपने आप को अलग रखेंगे। बहुमत के साथ सामाजिक तौर पर मिलकर जब तक ये देश नई जिंदगी नहीं गुजर बसर करेगा बहुसंख्यक लोगों की अल्पसंख्यकों के साथ मिलजुल कर, तब तक देश आगे बढ़ नहीं सकता। कठमुल्लापन उन्होंने कहा था दोनों तरफ है, मैं मुसलमानों के कठमुल्लापन को भी खारिज नहीं कर सकता। एक और मसला था, उसके सिलसिले में हमको बाबा साहब की याद करना है। अभी आजकल एक चल रहा है शिगुफा, मैं राजनीतिक जीवन को उसको शिगुफा कहूँगा। हमको नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है। उत्तराखंड की सरकार ने तो पारित भी कर दिया है कि एक कानून बनेगा, वो सिविल कानून देश में हर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग या जाति सबके लिए होगा। और उस पर काफ़ी बहस हुई। जब हमारी लोकसभा, हमारी संविधान सभा थी, तब भी बहस हुई। तब 5 मुसलमान सदस्यों ने उसकी खिलाफत की, मुखालफत की, और 2 हिंदू सदस्य थे, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर और के मुंशी, उनने उसकी तायीद की, समर्थन किया। अचरज की बात है, इतना बड़ा मामला था, सरदार पटेल क्यों नहीं बोले, जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं बोले। और आज जिस विचारधारा की सरकार उत्तराखंड और केंद्र के माध्यम से संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जिद कर रही है, उसके मुखिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों नहीं बोले। तब अंबेडकर ने एक बात कही थी कि इतिहास के नज़रिए से तो समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ये मैं कहता हूँ आपसे, एक ही होगा देश तब। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी के काल में चेतावनी बिखेरी थी अंबेडकर ने, कहा था कि जिनके वास्ते आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं और उनको लगता है कि हम इससे प्रभावित हो रहे हैं, जब तक उनकी रजामंदी नहीं होगी तब तक ये कानून आपको नहीं बनाना चाहिए। आज जो सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने को लेकर आगे बढ़ी हैं, मैं उनसे विनम्र सवाल डॉक्टर अंबेडकर की तरफ से पूछना चाहता हूं कि जो बाबा साहब ने चेतावनी दी थी, क्या उस चेतावनी की तरफ आपने ध्यान दिया है, या नए बनने वाले कानून में कहीं लिखा है कि हमने बाबा साहब की चेतावनी का, उनकी समझाइश का ख्याल रखा है, तब हम कानून बना रहे हैं। मित्रों, यहाँ मैं रोकूंगा क्योंकि मुझे बाबा साहब पर बहुत सी बातें और कहनी है, अगले किसी एपिसोड में हम करेंगे। और इसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा, जानना चाहूँगा कि क्या हमें हिंदुस्तान के संविधान को एक नागरिक की किताब बनाकर सबके हाथ में देना चाहिए, और जो अंबेडकर ने कहा था उसका मर्म समझाते हुए लोगों से कहना चाहिए कि संविधान को जन किताब बनाने में बाबा साहब की याद करके उनको श्रद्धांजलि दे दें।